आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे मैसेज करके कंफर्म कर सकते हो? चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। बस 2 मिनट हम लोग इंतज़ार करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे। ये चार्ज नहीं हो रहा है। अब हो रहा है। सर कर के हवाले से किसी का अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन टू न्यू टॉपिक। वालेकुम सलाम। चलो अच्छी बात है। जस्ट होल्ड ऑन विद मी, लेट मी ओपन अप द रेलेवेंट फाइल्स। ग्रुप पर मैसेज कर दो, क्लास स्टार्ट हो गई है। स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को?
अच्छा सर, इज़ इट फाइन ना? स्क्रीन अब नज़र आ रही? चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों ने जो है पहले आईएफआरएस एड किया, फिर उसके बाद जो है, अच्छा ये जो नोटिंग्स वगैरह हैं ये मैं तुमसे शेयर कर देता हूँ, ठीक है ना? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, ठीक है? सर आज हम लोग का एक शॉर्ट सा और स्वीट सा टॉपिक है। वी आर ऑलरेडी डन अल्हम्दुलिल्लाह विद टू टॉपिक्स, इनफैक्ट टू इम्पॉर्टेंट एरियाज़। ये तीसरा एरिया है, ठीक है ना, जो हम लोग अभी करने के लिए जा रहे हैं। टारगेट कर रहा हूँ कि इस एरिया को आज ही इंशाल्लाह जो है हम लोग कंक्लूड कर दें, ठीक है? मैं क्लास थोड़ी सी एक्सटेंड कर रहा हूँ। सर बात करते हैं। अच्छा, मैंने IS-41 के हैंडआउट्स आप लोगों से ग्रुप पे शेयर किए हुए हैं या नहीं किए हुए? ऑल दो मैंने गूगल ड्राइव पे भी डालना है, इंशाल्लाह राइट आफ्टर द क्लास में डाल दूंगा। स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक काम करो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, लॉग आउट करके लॉग इन कर लो। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आज आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, दिस इज़ IS-41 एग्रीकल्चर, सही है? अब सर आपको पता है कि जो है, एक तो हम नॉर्मली इन्वेंट्रीज़ का बिज़नेस करते हैं, गुड्स का बिज़नेस करते हैं और सर्विसेज का बिज़नेस करते हैं, जो हम लोग जो है अपने बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं। और सर अब गुड्स भी जो हैं दो किस्म के हैं, आप इसकी बाइफर्केशन कर लें इस तरीके से। सर गुड्स की जो आप एक्चुअली जो है अकाउंटिंग करते हैं वो इन्वेंट्री IS-2 के तहत करते हैं। बट कुछ गुड्स ऐसे हैं, कुछ गुड्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी जो है क्या कहते हैं, एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो IS-2 में डील नहीं होते हैं। उसके लिए स्टैंडर्ड ने अलग से, बाकायदा जो है रेगुलेटर ने एक अलग से स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, दैट इज़ IS-41 एग्रीकल्चर, सही है? तो सर उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग है। जैसे IS-2 के तहत हम इन्वेंट्रीज जो पढ़ते हैं वो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड NRV पर वैल्यू होती हैं। IS-41 के तहत जो आपकी एग्रीकल्चरल रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो होती हैं, सही है, जो लोग पंजाब साइड से हैं, क्योंकि वहाँ जो है जाहिर सी बात है फार्मिंग वगैरह का जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है ना, तो दे कैन एक्चुअली रिलेट। तो सर वो जितने भी आपके जो हैं एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो है, पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? पाकिस्तान की मोर देन 50% आवाम जो है जाहिर सी बात है वो जो है वहीं रूरल एरियाज़ में जो है वो आपके रह रही होती है। तो सर यहाँ हमारे यहाँ इस स्टैंडर्ड की इम्प्लीकेशन होनी तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बट चूँकि चूँकि हम लोग के यहाँ कॉर्पोरेट लेवल पर ये एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो है प्रोडक्ट्स नहीं है, तो इस स्टैंडर्ड की फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली स्टैंडर्ड की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं होती है, ठीक है ना? अलबत्ता वो कंपनीज जो है डेयरी फार्मिंग में है या एग्रीकल्चरल रिलेटेड जो है चीज़ें कर रही हैं, उन पे ये स्टैंडर्ड जो है लाजमी अप्लाई होता है। अच्छा सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये एग्रीकल्चर है क्या? इसको ज़रा हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि सिंस हम लोग ज़्यादातर जो है वो अर्बन एरियाज से होते हैं, तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट दैट वी आर एबल टू कनेक्ट विद दैट इन्वायरमेंट। तो सर आए थोड़ा सा हम लोग कुछ डेफिनेशंस पे बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग जो है इसके ट्रीटमेंट को देखेंगे और सारी मॉडलिटीज़ को देखेंगे। सर देखें, सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम डेफिनेशंस को देख लेते हैं, फिर हम लोग स्कोप और स्कोप इन और स्कोप आउट पे बात करेंगे, सही है? तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं सर बायोलॉजिकल एसिड क्या है। सबसे पहले तो हम इस डेफिनेशन को देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय बायोलॉजिकल एसिड। सर कोई भी लिविंग एनिमल और प्लांट, इन डेफिनेशंस को आपने बहुत ज़्यादा गौर से फोकस होकर सुनना है, सही है? ठीक है, क्योंकि इसी की बेसिस पर एग्जामिनर जो है बाजू का डेफिनेशन पे पूरा एक सवाल बना देता है, सही है? क्योंकि अगर तो डेफिनेशंस पर ही हमें क्लैरिटी नहीं होगी तो वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वाकई उसके ऊपर IS-41 अप्लाई होगा या IS-2 अप्लाई होगा। तो सर बायोलॉजिकल एसिड क्या है? कोई भी लिविंग एनिमल और प्लांट,
फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई कोई बकरे की बात करूं या गाय की बात करूं, सही है ना, एनी लिविंग एनिमल, सही है। बाज़ नॉर्मली जो है वो बिल्लियों का शौक होता है आजकल, काफ़ी जो है वो क्या कहते हैं यूथ को जो है वो बिल्लियाँ पालने का या कुत्ते पालने का शौक है, ठीक है। तो अगेन दैट्स अ बायोलॉजिकल एसेट, ठीक है। और प्लांट, कोई भी प्लांट है, लिविंग प्लांट, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग प्लांट। इट मीन्स अगर सर कोई खुदा ना खास्ता कोई जो है क्या कहते हैं एनिमल मरा हुआ पड़ा हुआ है, तो क्या वो बायोलॉजिकल एसिड कहलाएगा? नो। सही है सर। वो जो मछलियाँ जो है फॉर एग्जांपल आप जो है क्या कहते हैं जब निकाल लेते हो पानी से, तो वो रखी हुई होती हैं, शिप में रखी हुई होती हैं। जैसे यहाँ तो जो है कराची पे पोर्ट वगैरह है, तो जो है केमारी वगैरह पे मरी हुई मछलियाँ पड़ी हुई होती हैं, सही है। तो जो है सर क्या वो बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन में आएंगे? नो, दे वोंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। फॉर क्लासिफाइंग एनी एसिड एज अ बायोलॉजिकल एसिड इट नीड्स टू बी अ लिविंग वन, जिंदा होना चाहिए। सर आई होप आपको क्लियर है। अच्छा सर, फिर एक टर्म आती है, एक टर्म होती है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, सही है सर। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है क्या कहते हैं सर, ये क्या होता है सर? इट्स एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। फॉर एग्जाम्पल आम का दरख्त है, तो दरख्त इज अ बायोलॉजिकल एसिड। उस पर जो आम लगे हुए हैं, उसका जो प्रोडक्ट है, उसका जो फल है, दिस इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इसी तरीके से अगर मैं जो है लेट से बकरी की बात करूं, तो बकरी जो है इट्स अ बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग एनिमल। और इससे रिलेटेड जो इसकी प्रोडक्ट है, लेट से अगर मैं दूध की बात करूं, इट्स एन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ठीक है सर। आई होप सर आपको क्लियर है। तो सर बायोलॉजिकल एसिड का जो भी प्रोडक्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अच्छा सर, फिर एक और टर्म है हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है सर? देखें, आप याद रखें कि एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ना, वो अपने बायोलॉजिकल एसिड के साथ अटैच्ड होता है। ऐसा ही है सर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अपने बायोलॉजिकल एसिड्स के साथ अटैच्ड होते हैं। अब सर द पॉइंट आप उस बायोलॉजिकल एसिड से उस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अलग करो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड हार्वेस्ट, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। जैसे आम जब तक जो है दरख्त पे लगा हुआ है वो अटैच्ड है, द पॉइंट यू प्लग दैट मैंगो फ्रॉम द ट्री, यू वुड से कि दिस इज पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, हार्वेस्ट मींस डिटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम बायोलॉजिकल एसिड और सिजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स लाइफ प्रोसेसेस। अगर लेट से आपने जो है बकरे को ज़िबा कर दिया, तो अब जाहिर सी बात है दैट्स अ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, दिस इज नो मोर बायोलॉजिकल एसिड। और वो जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, जाहिर सी बात है उसका गोश्त भी एक तरीके से अब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बन सकता है। तो सर हमने तीन टर्म्स देखी हैं, बायोलॉजिकल एसिड, लिविंग प्लांट और एनिमल, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस द प्रोडक्ट फ्रॉम दैट बायोलॉजिकल एसिड, हार्वेस्ट द पॉइंट where agricultural produced get detached from its biological acid। सर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये टर्म्स, तीन टर्म्स क्लियर हैं, अहम टर्म्स क्लियर हैं। अच्छा सर, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? हमने अभी तक सिर्फ डेफिनेशंस पे हम बात करें, अभी हमने जो है स्टैंडर्ड के हवाले से बात ही नहीं की, अभी हम नॉर्मली मोटी मोटी डेफिनेशंस पे बात कर रहे हैं। अच्छा सर, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है? सर इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजेनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। एक एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एज ए ह्यूमन अपनी एग्जांपल हूँ। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, हर इंसान जो है ट्रांसफॉर्मेशन से जो है वो गुजर रहा है, सही है ना। विलियम शेक्सपियर की अगर तुम्हें याद हो 7 स्टेजेस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, सही है ना, तो 7 एजेस ऑफ अ मैन, तो उसके अंदर वो क्या बता रहा होता है? दैट्स एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशन, इमोशनल एज वेल एज बायोलॉजिकल। तो सर याद रखो, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है आप ग्रो करते हो, सही है। फॉर एग्जांपल पहले हम लोग छोटे बच्चे थे, सही है, सही है, फिर हम लोग माशाल्लाह ग्रो कर रहे हैं, जो है क्या कहते हैं, पहले बच्चे थे, चाइल्डहुड, फिर नौजवानी, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा भी होगा, सही है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, दैट्स एक्चुअली अ फेस। सिमिलरली डीजेनरेशन, बाज़-औक़ात जो है जब आप ग्रो करते हो, तो जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि उसकी वजह से जो है आपकी जो है डीजेनरेशन भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, बूढ़ापे में आपके दांत टूटना शुरू हो जाते हैं, सही है। जिससे आपकी गाय हो गई, गाय की एक एग्जांपल लूँ मैं, जैसे कुर्बानी के लिए जो है हम सबका जो है ये दीनी फरीज़ा है,
तो हम लोग बोलते हैं ना, 2 दांत की जो है वो 2 दांत का जानवर चाहिए, 4 दांत का जानवर नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि 4 दांत का जानवर इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि उसका गोश्त जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, उसको जो है गलने में टाइम लगता है। सही है। या इसी तरीके से जो है, जैसे मेरे एक दोस्त का जो है वो डेयरी फार्मिंग का काम है, तो वो मुझे बता रहा होता है कि हसन यार, जब हम भैंस पालते हैं तो भैंस जो है वो एक स्पेसिफिक टेन्योर तक से 3 या 4 साल तक जो है क्या कहते हैं कि उसका जो है वो दूध जो है प्रोड्यूस करने का अमल होता है। उसके बाद जो है फिर हम उसको जो है क्या कहते हैं डेयरी फार्मिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करते, फिर हम इसको कसाई को बेच देते हैं। तो एक्चुअली दिस इज अगेन अ ट्रांसफॉर्मेशन इन विच देयर इज अ डीजेनरेशन। सही है। जैसे एक और एग्जांपल, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हम सब में आनी है। सही है कि बाल भी सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे। सही है। बाज़-औक़ात गंजपन आना शुरू हो जाएगा। डीजेनरेशन, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। सही है। जो आपका ब्रीडिंग होती है एनिमल्स की, सही है ना, तो प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, सही है, दैट्स अगेन अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। सही है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लियर है कि सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इट्स अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, इंक्रीज। सही है। छोटे बच्चे थे, बड़े हो गए। डीजेनरेशन, फॉर एग्जाम्पल सर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो फिर डीजेनरेशन भी होती है। सही है। आपके अंदर वो हिम्मत नहीं रहती। सही है। इट्स अ बिटर फैक्ट ऑफ लाइफ। प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन, ब्रीडिंग, रिजल्टिंग इन, सर होगा क्या, इसकी वजह से होगा क्या? रिजल्टिंग इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज इन बायोलॉजिकल एसिड। या तो क्वालिटी में चेंज आएगा या क्वांटिटी में चेंज आएगा। सही है। सर क्वालिटी में चेंज कैसे आएगा? जैसे मैंने तुम्हें जो है ये गाय की एग्जांपल दी या बकरे की एग्जांपल दी, क्वालिटी में चेंज आ रहा है ना कि सर 2 दांत से थोड़ा सा, अगर 2 साल की उम्र तक 2 दांत का होता है, जब जैसे ही जानवर बड़ा हुआ तो 4 दांत का हो गया, तो क्वालिटी में चेंज आ रहा है, उसका गोश्त सख्त होना शुरू हो जाता है। सही है। सिमिलरली क्वांटिटी में चेंज आता है, क्वांटिटी में चेंज आपका आ सकता है। फॉर एग्जांपल जो है, जब आप छोटे होते हो तो आपका कोई भी दांत नहीं होता, फिर आप जैसे जैसे बड़े होते हो तो आपको जो है, जिसको हम बोलते हैं बत्ती सी निकल आई है, ठीक है ना, और फिर जैसे ही बूढ़े होते हो तो वो टूटना भी शुरू हो जाता है। तो आई होप सर आपको ये चीज क्लियर है। उसकी वजह से होता क्या है सर? उसकी वजह से बायोलॉजिकल एसिड में चेंज आता है। तो सर मैं वापस रिपीट कर देता हूं, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजेनरेशन, क्रिएशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन रिजल्टिंग इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज इन बायोलॉजिकल एसिड। तो सर हम लोगों ने 4 अहम डेफिनेशंस पे बात की है। अभी मैंने स्टैंडर्ड को पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं डेफिनेशंस पे बात कर रहा हूँ। सर सबसे पहले हमने बात की बायोलॉजिकल एसिड्स क्या है। सर कोई भी लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स, दीज आर द बायोलॉजिकल एसिड्स। सर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या है? सर जो भी बायोलॉजिकल एसिड का प्रोडक्ट होता है, जो उसका एक्चुअली मेन आई वुड से उस बायोलॉजिकल एसिड से जो चीज निकल रही होती है, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। हार्वेस्ट या पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, इट्स द पॉइंट वेयर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस गेट्स डिटेच फ्रॉम इट्स बायोलॉजिकल एसिड। सर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? सर इट्स एक्चुअली अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डीजेनरेशन और प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज इन बायोलॉजिकल एसिड। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अब सर फाइनल डेफिनेशन पर आते हैं हम लोग, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये हमने सुनना है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है? सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी इट्स एक्चुअली अ मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स फॉर सेल, फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस और फॉर एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड्स। सर आसान सी जबान में मैं बताता हूं। सर अगर तो आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को मैनेज कर रहे हो इस नियत से कि आप जो है बायोलॉजिकल एसिड्स को बेचोगे, या आप उससे जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करोगे, या फिर आप जो है और बायोलॉजिकल एसिड्स बनाओगे उससे, तो ये पूरी की पूरी एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाती है। सर क्या मतलब? फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फार्म है जहां जो है लेट्स से मैंने फ्रूट फार्म है जहां मैं जो है फ्रूट्स वगैरह उगाता हूं और फिर जो है क्या कहते हैं मैं उसे बेचता हूं। तो सर क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाएगी? सर क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाएगी? जी सर बिल्कुल कहलाएगी। चूंकि मेरा फार्म है तो आई एम गोना मैनेज द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज आम जो है फसलें में लगाऊंगा, फिर फसलें जो है रीप होंगी। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स, दैट इज आम के दरख्त, विद एन एम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, ऑफ सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। मैंने इस नियत से जो है ये आम का दरख्त लगाया है कि इससे जो भी आम वगैरह आएंगे उसको मैं बेचूंगा मैनेज करके।
खुद मैनेज करूंगा इसको, खुद उगाऊंगा। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। सर लेट्स से मेरा कैटल फार्म है, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है? जी सर मेरा कैटल फार्म है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि सर इसमें दो मेरे अहम जो है, एक तो मैं ब्रीडिंग करूंगा और जो भी जो है क्या कहते हैं इसकी जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होगी, जैसा दूध होगा उसको मैं मार्केट में बेचूंगा। सही है। तो सर यहाँ आई एम मैनेजिंग अ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनिमल्स with an aim of agricultural produce, that is milk, and to create additional biological assets, that is breeding. I hope सर आपको ये चीज़ क्लियर है। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको ये चीज़ क्लियर है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है। सर मैं वापस रिपीट कर दूं, हमने चार अहम बातों पर बात की, हमने चार अहम बातों पे बात की है। सर नंबर 1 बायोलॉजिकल एसेट, दैट इज लिविंग प्लांट और एनिमल। नंबर 2 क्या कहते हैं सर, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। Point of harvest, a point where agricultural produce gets detached from its biological asset. Number 4 biological transformation, it's actually a process of growth, degeneration or production resulting in change in biological asset, be it a qualitative one or quantitative one. सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? सर ये जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है बायोलॉजिकल एसेट में, इस नियत से कि मैं उन एसेट्स को बेचूंगा या उससे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करूंगा या उससे जो है मैं एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स, इन सब मैनेजमेंट का काम जो है सब का सब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाता है। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चीज क्लियर है। सर अगर कोई इंसान बायोलॉजिकल नहीं होल्ड करता, मगर एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है अंबर, मैं इसी पे ही आ रहा था, मैं इसी पे ही आ रहा था। अब तुम लोगों के लिए एक सवाल, सर आप लोगों के लिए एक सवाल है, सर आप लोगों के लिए एक सवाल है, मैं चाहूंगा सबके सब जवाब दें जल्दी जल्दी। सर नाउ दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक कि आप लोग इसका जवाब दो। सर लेट्स से मैं समंदर से मछलियां पकड़ता हूं, सही है, और मछलियों को आके मैं मार्केट में बेच देता हूं। समंदर से मछलियां पकड़ता हूं, मछलियों को लाके मार्केट में बेच देता हूं। सर मुझे बताएं क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं है? सर मुझे बताएं क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं है? ओके ओके सर अगर मैं समंदर से मछलियां पकड़ रहा हूं और लाकर जो है इधर बेच रहा हूं मार्केट में, इट्स नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बिकॉज हियर इज नो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज नो बायोलॉजिकल। मैं तो मछलियां पकड़ रहा हूं, जिंदा मछलियों को, वो पानी से जैसे ही निकलती हैं खुद ही जो है क्या कहते हैं डेड हो जाती हैं और मैं बेच देता हूं इसको। देयर इज नो मैनेजमेंट ऑफ बायो, देयर इज नो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हाउ कम देयर इज अ मैनेजमेंट? इट्स नॉट एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सही है। अच्छा सर एक और एग्जांपल, लेट्स से मैं मछलियां पकड़ता हूं, इनको फिर बाकायदा खुद कल्टीवेट करता हूं, खुद इनकी जो है मैं ब्रीडिंग करता हूं, कुछ बाकायदा जो है मैंने अच्छा सा जो है वो क्या कहते हैं एक जगह बनाई हुई है, सही है, जहां जो है मैं मछलियों को फिर अकॉर्डिंगली जो है कल्टीवेट करता हूं, ग्रो करवाता हूं, सही है, उनकी खुराक का ख्याल रखता हूं, फिर मैं इन्हें बेचता हूं। सर क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं है? जी सर अब एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है। अगर मैं फिश फार्मिंग कर रहा हूं, सही है ना, फिश फार्मिंग कर रहा हूं बाकायदा, सही है, देन इट वुड बी एन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर एक और एग्जांपल, लेट्स से मैंने जो है ये फ्रूट्स का एक बिजनेस है कि लेट्स से मैंने 50 फ्रूट्स के ठेले लगवाए मैं, रोज मंडी जो है मेरे बंदे जाते हैं, सही है, मंडी से फ्रूट्स लाते हैं और फ्रूट्स लाके बेचते हैं। क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं है? क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या नहीं है? नो, रीजन बीइंग कि सर इसमें कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, इसमें कोई बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है ही नहीं, आई एम जस्ट ट्रेडिंग फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सही है सर। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर मेरा खुद का फार्म है, मैं फार्म से जो है अपने जो है वो क्या कहते हैं फ्रूट्स वगैरह लाता हूं फिर लाके बेचता हूं, क्या ये बायोलॉजिकल, क्या ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? जी सर ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कहलाएगी। चलो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये चीज़ क्लियर है कि सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जो है क्या चीज़ है। अब सुन लो IS 41 कहाँ अप्लाई होता है। सर याद रखो IS 41 एक्चुअली अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अब सर सुन लें आप लोग सब
IS 41 अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। इसका मतलब है अगर कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं है तो चाहे उसमें बायोलॉजिकल एसिड हो, चाहे उसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, चाहे उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन हो, वो आपका IS 41 उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर IS 41 अप्लाइज ऑन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी रिलेटेड अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर्स, कि सर आपने IS 41 के तहत जो जो चीज़ें हैं, जो जो एक्टिविटीज़ हैं, उनकी अकाउंटिंग कैसे करनी है और उनके आपने डिस्क्लोजर्स कैसे देने। सर ज़रा स्टैंडर्ड से जो है ये समरी मैं आप लोगों से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है ना। जो है क्या कहते हैं, इसको एक दफ़ा स्कोप को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनर जो है बाजुका जो है इससे सवालात कर रहा होता है। सो आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। IS 41 explicitly excludes following acids from its scope: bearer plants, which are within the scope of IS 16. However, producing a bearer is still within the scope of IS 41. सर ये bearer plant क्या चीज़ है? सर बताता हूँ bearer plant क्या है, होल्ड करो। बस ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ें जो हैं IS 41 में डील नहीं होती। गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू bearer plants, ठीक है। लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सही है। अगर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड अगर कोई लैंड है, सही है, तो लैंड आपकी जो है IS 41 में डील नहीं होगी, IS 16 में डील होगी। इंटेंजिबल एसेट्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, सही है। फॉर एग्जांपल आपने फार्मूला वगैरह बनाया हुआ है कोई पेस्टिसाइड वगैरह का, सही है, यहाँ डील नहीं होगा। राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट अराइजिंग फ्रॉम अ लीज ऑफ लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जब IFRS 16 पढ़ेंगे तो हम लोग उसको देख लेंगे। तो सर एक चीज़ आपने याद रखनी है, एक चीज़ याद रखनी है कि सर जो एसेट आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करता होगा, सही है, वो IS 41 में डील होगा, सिवाय चंद एक के जो इस स्कोप आउट में दिए हुए। जैसे आपका बियरर प्लांट हो गए, सर होते क्या है बात करता हूँ, आपकी गवर्नमेंट ग्रांट, इंटेंजिबल्स हो गए, ज़मीन हो गई, सही है, जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड। अच्छा सर अगर लेट से कोई एसेट है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में फॉल नहीं कर रहा, तो क्या उस पर IS 41 अप्लाई होगा? नहीं सर, उस पर IS 41 अप्लाई नहीं होगा। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है IS 41 के स्कोप के हवाले से क्लैरिटी है। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने डेफिनेशंस कर ली हैं, हमने IS 41 के स्कोप के हवाले से बात कर ली है। सर अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज़ आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, एल्स वी शुड मूव ऑन। सर अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे बात कर लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। अच्छा सर अब दो तीन अहम बातें मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने याद रखनी है, स्कोप से ही रिलेटेड है, ठीक है। सर हमने दो मेन आइटम्स पढ़े हैं, बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सर बायोलॉजिकल एसिड लेट से आम का दरख्त और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आम, इन दोनों की एग्जांपल ले लेते हैं। सर क्या इन दोनों पर IS 41 अप्लाई होगा, आम और आम के दरख्त पे? जी सर बिल्कुल अप्लाई होगा, अगर तो ये रिलेट करते हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, अगर तो इनका ताल्लुक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, बाकायदा हमने डेफिनेशन पढ़ी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आम खरीद के बेच देता हूं, नो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। अच्छा सर क्या हर बायोलॉजिकल एसिड जो है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करता हो, क्या वो IS 41 में फॉल करेगा? नो। जैसे हमने बात की बियरर प्लांट हो गया, सर होता क्या है बताता हूं, आपकी जो है लेट से इंटेंजिबल्स हो गए, आपकी जमीन हो गए एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड, वो IS 41 में डील नहीं होंगे। अच्छा सर क्या हर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 41 प्रोवाइडेड के जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से पर्टेन करता हो, क्या IS 41 अप्लाई होगा? नो। याद रखो दो चीजें, ये जो मैंने तुम्हें पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट बताया ना, दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सर याद रखो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 41 अप्लाई होगा, पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पे IS 2 अप्लाई होगा।
जब तक आम दरख्त से लगा हुआ है तो वो आम IS-41 में डील होगा। द पॉइंट यू प्लग दैट प्लांट प्लग दैट मैंगो फ्रॉम द ट्री, तो फिर IS-2 में अप्लाई होगा। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सेब का दरख्त है, सेब जब तक दरख्त पे लगा हुआ है IS-41 अप्लाई होगा उस सेब पे। द पॉइंट यू प्लग दैट एप्पल फ्रॉम द ट्री, तो फिर IS-41 हट जाएगा, IS-2 अप्लाई होगा इन्वेंट्री का। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको इस चीज पे क्लैरिटी है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ये स्कोप इन और स्कोप आउट वाली चीजों पर बाजुकात 8-8 मार्क का सवाल जो है वो बना के पूछता है। सर किसी का कोई सवाल? मैं चाहूंगा सर ये 2 पैराग्राफ से जल्दी से रीड कर लो। तो ये जल्दी से रीड कर लेंगे सर, जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे प्लीज। मेरा बच्चा याद रखो, एक बहुत अच्छा सवाल हुआ है कि सर प्लग फॉर रीग्रोथ हो तो, यार मेरा बच्चा याद रखो, अगर प्लग फॉर रीग्रोथ है ना तो वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस नहीं है, फिर वो फिर आपका बायोलॉजिकल एसिड है। अगर उसके अंदर रीग्रोथ का जो है वो क्या कहते हैं जो है आंसर है, तो फिर तो वो आपका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हुआ ना, वो तो फिर बायोलॉजिकल एसिड है ही नहीं। बताता हूँ हसनैन, बताता हूँ। अच्छा सर, sir now let's quickly start with bearer plants. Let's quickly start with bearer plants. सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बियरर प्लांट सर क्या चीज़ हैं? सर बियरर प्लांट्स आर बायोलॉजिकल एसिड्स, बट दे डोंट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ IS-41। इसको स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने जो इसको IS-16 में डील करना है। अब सर बियरर प्लांट्स क्या होते हैं? सर दीज आर द लिविंग प्लांट्स यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। ये जो है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। इज एक्सपेक्टेड टू बियर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ ईयर, और हर साल 1 साल से ज़्यादा जो है वो एक्चुअली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है वो एक्चुअली कल्टीवेट करते हैं। हैज़ रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सेप्ट एज इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स, और उनका जो है इटसेल्फ बिकने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो बिकते उस वक्त है जब उनकी लाइफ खत्म हो जाती है, जब पता चलता है कि वो कोई फल प्रोड्यूस नहीं करेंगे। सर डेफिनेशन तो जो है आपने समझा दी, अब सर इसकी एग्जांपल दें। सर आम के दरख्त की एग्जांपल लेते हैं। आम का जो दरख्त है सर, आम का जो दरख्त है वो आप क्यों लगाते हो? आम प्रोड्यूस करने के लिए। तो मैं ये बोल सकता हूँ बियरर प्लांट, लिविंग प्लांट, दैट इज आम का दरख्त, मैंगो ट्री,
यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ मैंगो। अच्छा मुझे बताओ, ये जो आपका आम का दरख्त होता है, क्या वो एक ही सीजन में यानी एक ही दफा जो है साल में एक सीजन जो गर्मियों का सीजन होता है उसमें ही आम देता है फिर वो डेड हो जाता है? ये हर साल जो है आम आते हैं उसी स्पेसिफिक सीजन में, जून जुलाई में? नहीं सर, हर साल ऑब्वियसली, मतलब एक साल से ज्यादा जो है वो आम एक्चुअली जो है वो आपके आ रहे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इज एक्सपेक्टेड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ ईयर। हर साल आम लग रहे होते हैं, 15 20 30 साल जितने भी। हैज रिमोट लाइकलीहुड ऑफ बीइंग सोल्ड एज एग्री। आप कभी भी आम के दरख्त को बेचने का नहीं सोचोगे, आप कभी भी आम के दरख्त को बेचने का नहीं सोचोगे। हाँ, जब वो फल देना बंद कर देगा फिर आप बोलोगे कि हाँ यार हम इसको बेच देते हैं। तो इट मीन्स कि यू नेवर थिंक ऑफ दैट ट्री एज अ प्रोड्यूस दैट यू वुड बी सेलिंग इट इन द ऑर्डिनरी कोर्स। तो सर ऐसा प्लांट जो आपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की प्रोडक्शन के लिए रखा हो और जो एक साल से ज्यादा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस करता हो, सही है, और आपकी नियत उसे बेचने की ना हो, हाँ जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है स्क्रैप आप बेचोगे, तो ऐसा प्लांट बियरर प्लांट कहलाता है। अब सर अगर मैं बनाना प्लांट की बात करूं तो आपको पता है बनाना प्लांट जो है इट्स नॉट अ बियरर प्लांट। क्यों सर? कंडीशन देख लेते हैं। सर इट इज एक्चुअली यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, यस दैट इज बनाना। सर इज एक्सपेक्टेड टू बियर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन अ ईयर, नो। बनाना आपका प्लांट जो है एक दफा अगर आप बनाना दे दे फिर इट इज डेड। और आप जब इसको बेचते हो तो पूरा प्लांट आप बेचते हो, सही है ना? यानी आपकी नियत यही होती है कि यार मैं बेचूंगा तो पूरा प्लांट बेचूंगा। जैसे आपकी पोटैटो रूट्स हो गई तो आप पूरी की पूरी बेच देते हो, आपको पता है कि हाँ यार अब इसने नहीं देना फल, अब इसको बेच दो। तो सर बियरर प्लांट इज अ प्लांट विच इज हेल्ड फॉर द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम विच यू एक्सपेक्ट दैट द प्रोडक्शन वुड बी फॉर मोर देन अ ईयर। सेब का दरख्त हो गया आपका बियरर प्लांट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, your aim is not to sell that plant as a produce, as a scrap। जब उसकी लाइफ खत्म हो जाए तो फिर आप बेच देते हो। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है बियरर प्लांट के हवाले से जो है क्लैरिटी है। सर बियरर प्लांट याद रखें IS 41 में डील नहीं होता, IS 16 में डील होता है। यानी अगर आम का दरख्त है तो वो जो आम का दरख्त है वो मैं मानता हूं ये बायोलॉजिकल एसिड की डेफिनेशन में तो आ रहा है, बट वो IS 41 में डील नहीं होगा, IS 16 में डील होगा। सेब का दरख्त है तो सर वो IS 16 में डील होगा, IS 41 में डील नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं। अच्छा सर उसके ऊपर जो फल लगा हुआ है वो कहां डील होगा? वो IS 41 में ही डील होगा। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। हाँ सर अगर वुड के लिए उगाया है जल्दी से बताओ। अगर वुड के लिए उगाया है, जैसे लकड़ियां होती है ना, वो शीशम की लकड़ी और ये उसके दरख्त होते हैं, जल्दी से बताओ वो बियरर प्लांट कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल अगर IS 16 में हो रहे हैं तो फिर तो डेप्रिशिएट होंगे। सर जल्दी से बताओ वो शीशम की लकड़ी होती है तो शीशम का दरख्त बायोलॉजिकल बियरर प्लांट है या नहीं है? जल्दी से बताओ। नो, जबरदस्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त, बहुत अच्छे, जबरदस्त। माशाल्लाह तुम लोगों को सब तो अकाउंटिंग आती है यार, मेरी ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों को, सब चीते हुए हो माशाल्लाह। सर इसके लिए अकाउंटिंग नहीं खेती बाड़ी, हाँ ये अच्छा था। मुस्बा ने अच्छा बोला कि सर एग्रीकल्चरल के लिए खेती बाड़ी आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। अंबर मेरा बच्चा देखो, नियत के साथ साथ ना उसका जो है कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब बनाना, अगर तुम जो है वो बनाना प्लांट लगाते हो तो बनाना प्लांट की फिर दोबारा की कैपेसिटी नहीं होती मेरा बच्चा, तो आप नियत जितनी भी कर लो, सही है। अच्छा सर आगे बढ़े। नाउ सर कम्स इन रिकॉग्निशन क्राइटेरिया।
ये छोटा सा स्टैंडर्ड है, बट आई कैप इसके ऊपर 8 मार्क का सवाल जो है बड़े मजे से पूछता है। सही है ना। तो अगर तुम ये कर लो तमीज से, अभी ये मेरे हैंडआउट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, मैं भी तुम लोगों को जो है ग्रुप पे भी डाल रहा हूँ, पोर्टल पे भी डाल रहा हूँ, गूगल ड्राइव पे डाल रहा हूँ, वो कर लो। IAS 41 जिंदगी भर के लिए इंशाल्लाह तुम्हारा जो है टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है ना। तो सर बस अब ये 5 मिनट का रह गया है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बस खत्म हो गया है। ऑलमोस्ट वी आर डन विद दिस टॉपिक। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि देखो हर स्टैंडर्ड का ना एक थीम होता है। हमने सबसे पहले पढ़ी डेफिनेशंस कि सर IAS 41 में कौन कौन सी टेक्निकल जार्गन्स हैं, बिकॉज यू नो दैट वी आर अर्बन बेस्ड पीपल नॉर्मली। ठीक है ना। तो हमें इतना आइडिया नहीं होता। सही है। तो सर हमने सबसे पहले टेक्निकल जार्गन्स पढ़े, फिर हमने पढ़ा कि सर कौन सी चीज़ें IAS 41 में डील होंगी। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि कोई आपका बायोलॉजिकल एसिड हो बट वो स्टिल IAS 41 में डील ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल बियरर प्लांट हो गया, IAS 16 में डील हो रहा है। लैंड हो गई फार्मिंग से रिलेटेड, IAS 16 में डील हो रही है। फिर हमने जो है सर बियरर प्लांट के हवाले से डिटेल में पढ़ा कि सर बियरर प्लांट होता क्या है। फिर हम अब बात करने के लिए जा रहे हैं कि सर आप अपनी बुक्स में बायोलॉजिकल एसिड को कब रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है ना। ये एक बड़ा बेसिक सा रूल है जो बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आए हैं। एक नॉर्मली एसिड क्या है, बायोलॉजिकल एसिड और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस शुड ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड when the entity controls the asset, वही normal asset वाली, it is probable that future economic benefits will flow to the entity, और उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर हो सकती है। ये हम बचपन से जो नॉर्मली एसेट होता है ना कि भाई आपको एसेट को कंट्रोल करते हो, सही है, आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो और उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर भी हो सकती है। आपको मजे की बात बताऊं, सर कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो एसेट्स होते हैं बट वो रिकॉग्नाइज नहीं हो सकते क्योंकि वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पूरा नहीं करते। फॉर एग्जांपल गुडविल, मैं आपको बताऊं गुडविल इज एन एसेट बट वो रिकॉग्नाइज नहीं होती है क्योंकि ये वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं होता। ये बेसिक क्राइटेरिया है जो हर एसेट के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हसन मारफानी, मेरी जाहिर सी बात है गुडविल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मेरे गुडविल की वैल्यू कितनी है? सर वो कैसे है, गुडविल आपकी है, वो एसेट कैसे है, ये एसेट कैसे नहीं है? भाई देखो गुडविल है, जाहिर सी बात है मैंने ओवर द पीरियड बनाई, सही है ना सर, मगर आप मुझे बता सकते हो कि मेरी जो गुडविल मैंने बनाई है उसकी वैल्यू कितनी है? आप नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, सही है ना, मैं भी नहीं बता सकता। आई कांट एक्चुअली प्रेडिक्ट कि यार ये जो मैंने गुडविल बनाई है इसकी वैल्यू कितनी है। यही वजह है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल जो है बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं होती। सही है। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, अब वहां जो है आप बोलते हो कि यार इसका एम्बियंस अच्छा है, इस रेस्टोरेंट की सर्विसेज अच्छी हैं, तो उस रेस्टोरेंट की गुडविल बनी हुई है ना। तो सर आप लेट से बोलते हो कि यार वहाँ के जो वेटर्स हैं ना सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, तो आप मुझे बता सकते हो वो जो वेटर होता है जो आपसे तमीज़ से बात करता है या बत्ती सी निकाल के आपको स्माइल देता है, तो आप बता सकते हो कि वो जो स्माइल दे रहा है उसमें से गुडविल के लिए उसने कितनी स्माइल दी है, और जो नॉर्मली एज एन एथिकल और एज अ गुड सप्लायर या एज अ गुड वेटर उसने ऑपरेशंस को चलाने के लिए कितनी स्माइल। नो, यू कांट बाइफरकेट। आप मुझे बता ही नहीं सकते हो कि सर उस वेटर की कितनी कॉस्ट जो है गुडविल बनाने के लिए थी और कितनी कॉस्ट जो है वो उसके नॉर्मल डेली ऑपरेशंस के लिए थी। तो सर ये एक जनरल क्राइटेरिया है जो हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए। द इंपॉर्टेंट इज मेजरमेंट क्राइटेरिया, जो भी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, विच इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। एग्जामिनर नॉर्मली रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पे जो है क्या कहते हैं सवाल नहीं पूछता, मेजरमेंट क्राइटेरिया पे बात कर रहा होता है। सर नाउ आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसिड। सर याद रखो, आसान सी चीज बता रहा हूं आपको। बताया ना बायोलॉजिकल एसिड्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कब तक IAS 41 में डील होते हैं। बायोलॉजिकल एसिड तो हमेशा से ही होते रहते हैं अनलेस बियरर प्लांट हो या दूसरी जमीन वगैरह हो। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस द पॉइंट वो हार्वेस्ट हो चुके, आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो IAS 2 में डील होंगे। इसका मतलब है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक जो है IAS 41 में डील होंगे। तो सर याद रखो मेजरमेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं, इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मतलब डे 1 पे अगर आप लेट से कोई बायोलॉजिकल एसिड खरीद रहे हो तो डे 1 पे भी और हर रिपोर्टिंग डेट पर आपके बायोलॉजिकल एसिड्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस
फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर होंगे विद अ चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। आसान सी चीज, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं सर। बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस विच फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ IAS 41, they would initially and subsequently be measured at fair value less cost to sale with the change in fair value less cost to sale to be charged in P&L at each reporting date and initially। सर मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी, मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। सर आसान सा रूल, सर बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को आप किस वैल्यू पर मेजर करेंगे? सर आप इनिशियली और सब्सिक्वेंटली मतलब हर रिपोर्टिंग डेट पर बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करेंगे विद अ चेंज इन दिस वैल्यू टू बी चार्ज्ड इन पीएनएल। आज डे 1 पे मैं एक एसेट खरीद रहा हूं, बायोलॉजिकल एसेट में गाय खरीद रहा हूं, सही है सर। 100 रुपए की इसकी फेयर वैल्यू है, 5 रुपए कॉस्ट टू सेल है, मैं 95 पे बुक करूंगा। एक साल बाद इसकी वैल्यू हो जाती है लेट से सर 150 रुपए, तो मैं 150 रुपए पर लेकर जाऊंगा और 55 रुपए का 150 माइनस 95 55 रुपए का गेन पीएनएल में चार्ज करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। इसको सर क्विकली पढ़ लेते हैं। A biological asset should initially be measured at its fair value less cost to sell such as duty and commission to broker or dealer। Cost to sell सर क्या है? Cost to sell do not include any cost that are necessary to get the asset to a market, for example transportation। These should however be deducted in determining fair value। सही, इसका क्या मतलब है? याद रखो फेयर वैल्यू का जो फॉर्मूला है ना वो है मार्केट प्राइस माइनस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो फेयर वैल्यू आती है। उसके अलावा जो भी ब्रोकरेज कमीशन वगैरह है वो कॉस्ट टू सेल में आता है। सर फेयर वैल्यू सही है, इसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं तुम लोगों से। सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग, एट सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग डेट्स अ बायोलॉजिकल एसेट शुड बी कंटिन्यू टू बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू वंस। सही है, ठीक है, ये आगे बात करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, agricultural produce should be measured at its fair value less estimated cost to sale at a point of harvest। Subsequent measurement is by reference to IAS 2। It will always be possible to fair value the agricultural produce since then there must be a market। सर ये मैं लिखवा देता हूँ, गेन और लॉसेस के हवाले से भी पढ़ लेते हैं, फिर ये मैं रूल लिखवा देता हूँ। गेन्स और लॉसेस arising on the initial recognition at fair value of biological asset and agriculture should be reported directly in profit and loss। For example, gain may arise on the birth of a calf। Subsequent changes in the fair value will also be reported directly in profit or loss। Gain or loss on initial recognition should also be included in profit or loss। यानी ये जो है काफ़ी डिटेल में लंबी कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ आसान सी ज़बान में लिखवा देता हूँ, सही है। मेजरमेंट, मुझे बाज़ों का सवाल आता है कि सर स्टैंडर्ड में या किताबों में इतनी गाढ़ी और मुश्किल चीज़ जो है जब आप लोग आसान करके बताते हो तो इस पर जवाब ये होता है कि यार जब आसान करके चीज़ें बता दी हो ना वेरी लाइटर नोट, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, सही है ना। यानी बाज़ औक़ात कहा जाता है ना वकील के बारे में या जजेस के बारे में या रेगुलेटर्स के बारे में कि भाई इतना मुश्किल क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर आसान ज़बान में लिखेंगे तो भाई वकीलों की फिर जो है नौकरी कहाँ जाएगी, सही है ना। तो खैर ये तो अल्लाह ने एक रोज़ी का एक खैर एक जो है वो एक निज़ाम है, तो इसको आसान सी ज़बान में लिखवा देता हूँ। मेजरमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को शॉर्ट फॉर्म में मैं एपी लिख रहा हूँ। डेल्टा का मतलब होता है चेंज। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल देना।
सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, नाउ इट्स टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। सर अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ये समरी है, ये मैं तुम लोगों से शेयर भी कर दूंगा, सही है ना। इसमें सारी डेफिनेशन वगैरह और ये सारी चीज़ें जो है ना ये दी हुई हैं। आई एम गोना शेयर ऑल ऑफ दीज विद यू राइट आफ्टर द क्लास। सर क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे प्लीज़। सबकी बफरिंग आ रही है। अच्छा मेरे ख्याल से पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आई बिलीव ऐसा ही है। सर क्वेश्चन 1 सॉल्व करेंगे सर। सर मैं एक दफ़ा जो है क्या कहते हैं, तुम लोगों की आसानी के लिए इतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है ना। तो जो है एग्जामिनर इज़ मोर फोकस टुवर्ड्स यू नो अकाउंटिंग और इस तरीके की चीज़ों पे। अभी हम लोग क्वेश्चंस भी करते हैं तो यू वुड हैव एन आइडिया। अच्छा ये मैं हैंड आउट शेयर भी कर रहा हूँ। सही सर, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो जल्दी जल्दी, छेती छेती, टाइम कम है, हम लोगों ने बहुत आगे बढ़ना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये स्टैंडर्ड भी जो है हम लोगों का मुक जाएगा। जल्दी 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 सर, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। आगे बढ़ें। चलो अच्छी बात है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, जो क्वेश्चन 1 कर ले वो क्वेश्चन 2 करे जल्दी जल्दी, जो 2 कर ले वो 3 करे। ये हैंड आउट भी मैं शेयर कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी कर लो, शाबाश। तो सर अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डन विथ 3 स्टैंडर्ड्स, सही है। तो तुम लोगों का वेडनेसडे को जो है IFRS 9 का क्विज है और सैटरडे को जो है IS 41 का क्विज है, ठीक है ना। सर आपकी स्पीड से ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट से पहले ख़त्म हो जाएगा कोर्स। नहीं ऐसा नहीं है, जो है क्या कहते हैं जो है क्या कहते हैं, अल्लाह तुम लोगों का भला करे।
मेरा टारगेट ये है कि रिजल्ट्स तक जो है ना इंशाल्लाह मैं 40% तुम लोगों का करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि मेनली जो है मुझे तुम लोगों के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस वगैरह पे फोकस करवाना है, कॉन्सेप्ट जो है वो तुम लोग साथ साथ कर ही रहे हो। सर पास पेपर्स ऑफ IFRS 9, यार IFRS 9 के मैंने तुम लोगों को आज असाइनमेंट देने हैं। पास पेपर्स पहले तुम लोग खुद करोगे, फिर मैं बीच में जो हम लोगों की हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होती हैं ना, तो पास पेपर्स जो है मैं फ्राइडे को तुम लोगों को करवाऊंगा IFRS 9 के 2-3। सही है। ऑलरेडी मैंने तुम लोगों को जो है पास पेपर्स वगैरह सब दिए मैं, सो गूगल ड्राइव पे भी दिया हुआ है, जो है पोर्टल पे भी दिया हुआ है। सही है, तो वो तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करो, आज मैं तुम लोगों को मार्क भी करवा दूंगा। सही है, साथ साथ करते रहो, ठीक है ना। अभी जैसे तुम्हारे ऊपर 3 चैप्टर्स जो है हो चुके हैं, तो साथ साथ पढ़ो, स्टडी टेक्स्ट रन थ्रू करो, उसमें क्वेश्चंस अच्छे हैं। जो स्टडी टेक्स्ट में जिन टॉपिक से क्वेश्चंस अच्छे नहीं होंगे वो मैं तुम लोग से खुद शेयर करूंगा। सर जल्दी जल्दी करो, 5 मिनट लो, आराम से शेयर ये इसको सॉल्व करो। मैं ये हैंड आउट ग्रुप पे भी शेयर कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं।
सर मैं करवाऊँ? सर मैं करवाऊँ सर? ये क्वेश्चन मैं करवा दूँ सर? चलो अच्छी बात है सर, हम लोगों को 3-4 क्वेश्चन जो है वो बैक टू बैक करने हैं ताकि हमारी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं हैंड आउट भी है तुम लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एन एंटिटी rears an animal to be sold in the local market. The market is 50 किलोमीटर अवे and transport to market cost is rupees, इसको मैं PKR में ले रहा हूँ, 1 per animal. At the measurement date the open market value is 60. Open market value is 60. The auctioneers charge a sales commission of 2%. सर auctioneers जो हैं वो सेल कमीशन चार्ज करते हैं 2% ऑफ मार्केट वैल्यू, एंड देयर इज अ गवर्नमेंट लेवी बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू ऑफ 1% ऑफ परचेजेज एंड 3% ऑन सेल्स। हम कौन सी लेंगे सर? हम कौन सी लेंगे, 1% या 3%? सर हम 3% लेंगे कॉस्ट टू सेल, सेल के वक्त। अच्छा सर आए, ये जो मैंने आप लोगों को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का फार्मूला बताया, इसकी बेसिस पर हम लोग कर लेते हैं सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 1 ऑफ हैंड आउट 1। सही है सर? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, जल्दी से मुझे बताएं मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट में जो प्राइस चल रही थी वो थी 60, ऐसा ही है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में मैं टीपीटी कह रहा हूँ, टीपीटी कॉस्ट है 1। तो सर फेयर वैल्यू कितनी आ गई? याद रखो फेयर वैल्यू निकालते वक्त ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करते हैं, 59। अब सर कॉस्ट टू सेल, जल्दी से कॉस्ट टू सेल हम लोग जो है कॉस्ट टू सेल जो है वो माइनस कर लेते हैं। जस्ट होल्ड ऑन। सर कॉस्ट टू सेल कितनी है? सर एक तो है आपका ऑक्शनर्स कमीशन, जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है सर। आपका जो है ऑक्शनर कितना चार्ज कर रहा है? 2% ऑफ मार्केट वैल्यू, और जो है गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है? 3% ऑफ मार्केट वैल्यू। ऑक्शनर चार्ज निकालते हो, 2% इंटू 60 कितना होता है? 2% इंटू 60 कितना होता है? और 3% इंटू 60 कितना होता है? टू परसेंट है 1.2 और गवर्नमेंट लेवी है 1.8। सर टोटल करते हैं कितना आता है? 1.2 और 1.8, 3 हो गया। तो 59 माइनस 3 आपका कितना हो गया? 56। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी, सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है सर। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क, मुझसे पूछ लें प्लीज़। अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा सर जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 2 अटेंड करेंगे, शाबाश। आपने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना है, मूवमेंट बनानी है, आपने ओपनिंग से क्लोजिंग निकालना है। मैं मीनवाइल आप लोगों के लिए हैंडआउट शेयर कर रहा हूँ ग्रुप पे। इसके सॉल्यूशंस भी आज की क्लास के बाद मैं सॉल्यूशंस वगैरह सब शेयर कर दूंगा, सही है? हो गया? क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया? नो नो कॉस्ट टू सेल में आती है।
सर क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवा दूं सर? 2 में करवा दूं? यस सर, आप करवा दें, ज़बरदस्त नंबर। मैं भी करवा देता हूँ क्विकली। अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2, अ हर्ड ऑफ 5 4-year-old एनिमल्स वॉज हेल्ड ऑन 1 जनवरी 2003। हमारे पास जो है वो 4 साल के जो है वो जो है एनिमल्स जो हैं हमारे पास पड़े हुए थे 5। ऑन 1 जुलाई 2003 अ 4.5-year-old एनिमल वॉज परचेस्ड। 4.5 साल का एक और हमने जो है क्या कहते हैं जानवर का बच्चा खरीदा है। सही है। द फेयर वैल्यू लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल वर एज फॉलोज। सर फेयर वैल्यू ये दी हुई है, 4 साल के जो है क्या कहते हैं एनिमल है वो आपका 200 रुपये का है साल के शुरू में। मैं रुपीज़ इन PKR टर्म्स में बात करूँगा। सही है। जो 1 जुलाई को 4.5 साल वाला बच्चा ख़रीदा है वो 212 का है। और जाहिर सी बात है कि 31 दिसंबर पे जो 5 साल वाला बच्चा है, क्योंकि जो 4 साल वाला था वो साल के शुरू में जब 4 साल का था तो साल के एंड पे वो 5 का हो गया, और जो 4.5 साल वाला था साल के बीच में वो 6 महीने गुजरने के बाद 5 साल का हो गया। सही है ना? आई एम श्योर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब कुछ बच्चे ना बायोलॉजिकल एसिड में नॉर्मली परेशान होते हैं कि सर ये 4 साल वाला 5 साल का कैसे हो गया। अरे भाई साल भी तो बढ़ गया है। सही है ना? ऐसा थोड़ी है कि उम्र रुकना बंद हो जाएगी। तो ये नॉर्मल इन्वेंट्री नहीं है, इसमें जो है वक्त के साथ साथ उम्र भी बढ़ती है। अच्छा सर, आए इसको जल्दी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन 2 ऑफ हैंड आउट। हमें रिकन्सिलिएशन बनानी है। सर ओपनिंग कितना है सर? सर 5 थे, कितने वाले? 200 वाले। 5 200 वाले थे, कितने आ गए? 1000। ऐसा ही है। एडिशन सर कितने का हुआ है? 1। कितने का खरीदा है हमने? 4.5 साल वाला कितने का है 1 जुलाई को? 212 का। 212। अब सर हमारे पास क्लोजिंग दिया हुआ है। क्लोजिंग बोलता है अब आपके पास 5 + 1 6 हो गए ना। 6 साल के एंड पर 5 साल वाले, तो सर कितने हो गए? 230 के इंटू 230। 6 इंटू 230 करें कितना आ रहा है? 6 इंटू 230 करें कितना आ रहा है? $1380। तो सर मुझे बताएं ये जो फेयर वैल्यू बैलेंसिंग फिगर आ रही है 1000 + 212 - 1380, वो कितनी आ रही है? फेयर वैल्यू चेंज कितना आ रहा है बताएंगे मुझे? सर फेयर वैल्यू चेंज कितना आ रहा है? 108। मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लैरिटी है। 168 है या 108 है? 168 है। ओके 168। अच्छा सर अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से अटेम्प्ट करें सर। जल्दी अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करेंगे। बड़ा मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत मजे का क्वेश्चन है। जल्दी करेंगे, छेती। सर अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। मैंने हैंडआउट आप लोगों से सारे शेयर कर दिए हैं। सर क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी अटेम्प्ट करेंगे, टाइम का मुकाबला सर, जल्दी अटेम्प्ट करेंगे। शाबाश। अच्छा मैंने ग्रुप पे आप लोगों को 2 प्रैक्टिस के हैंडआउट्स दिए हैं, उसके सॉल्यूशंस भी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा। अगर तुम वो कर लेते हो तमीज़ से तो IS 41 के हवाले से तुम सुकून में आ जाओगे। 12:30 तक मैंने बोल भी दिया है, मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया है बच्चा। बस जल्दी कर लो, ये जल्दी कर लो, फिर ऑफ करते हैं।
हाँ भाई, मैं करवा दूँ, मैं करवा दूँ, ये कर रहे हो? सर मैं करवा दूँ, जल्दी जल्दी, छेती छेती। अच्छा सर, एक काम कर लो, एक काम कर लो, क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने जो है कॉन्सेप्चुअली IS-41 को देख भी लिया, सही है। और हम लोगों ने 2-3 क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। प्रैक्टिस हैंडआउट्स मैंने तुम लोगों को दिए, मैं इसके सॉल्यूशंस में भी, मैं सॉल्यूशंस भी तुम लोगों को अभी दे रहा हूँ। व्हाट आई वुड लाइक फ्रॉम यू कि खुदारा खुदारा इसकी जो है प्रैक्टिस अभी कर लेना लगे आता हूँ, सही है। अच्छा मुझे ये बताओ, कल मिलना है? कल जैसे हम लोगों की क्लास है 3 से 6 या 6 से 9 है कल? 6 से 9 कल मुलाकात करनी है या नहीं करनी, या आराम करना है? क्योंकि कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि सर जो है थोड़ा आराम का भी वक्त दें हमें, तो क्या करना है, कल मुलाकात करनी है या नहीं करनी? क्या चाह रहे हो तुम लोग, ज़रा मुझे बताओ। अच्छा, सही है। हाँ ये कर सकते हैं कि हम टाइम जो है ना वो कम कर लें मगर क्लास रख लें, ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि माशाल्लाह जिस तरीके से हमारा जिस पेस पे जा रहा है कोर्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग जो है इंशाल्लाह जो है वे बिफोर यू नो द एक्चुअली एस्टिमेटेड टाइम वी वुड बी डन, ठीक है। तो जो है भले फिर आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि हम लोग का एक स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट हो गया है, तो इट्स बेटर कि थोड़ा सा तुम लोग भी रिवाइज करो, सही। IFRS 9 के पास पेपर्स करने में फिर से रिपीट कर दूं, IFRS 9 इस दफ़ा आएगा ही आएगा, सही है ना। और जिस लेवल पर हम लोगों ने पढ़ा है, आई वुड लाइक के पास पेपर्स करो ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़े कि सर हम लोगों ने जो है
कितना अच्छे से जो है हम लोगों ने चीज़ें कवर की हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो रहे हैं। फिर मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो है वो तुम लोगों को दूंगा। मीनवाइल तुम लोगों का असाइनमेंट जो है, असाइनमेंट लिख लो अपने पास, असाइनमेंट लिख भी लो। मैं दो चीज़ें इधर लिखवा रहा हूँ। नंबर वन सर, सबसे पहले तो क्विज़ के हवाले से मैं लिखवा रहा हूँ, इसकी पिक्चर लेके ग्रुप पे भी डाल दो। बाकी जो जो है फॉर एग्जांपल जो सोए पर हैं उनको भी जो है वो पता चल जाए। IFRS 9 का जो तुम्हारा क्विज़ है, IFRS 9 का जो क्विज़ है वो तुम्हारा इंशाल्लाह है वेनसडे को। वेनसडे को डेट क्या है ज़रा मुझे बताओगे? वेनसडे को डेट क्या है? वेनसडे को क्या डेट है? 11 अक्टूबर 2023। और तुम्हारा IS-41 का जो क्विज़ है, अच्छा IFRS 8 का जो है वो क्विज़ इंशाल्लाह जो है कल या परसों में अनाउंस हो भी जाएगा रिजल्ट। सैटरडे को क्या तारीख है? 12, 13, 14 तारीख है, 14 अक्टूबर। सर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट करवा रहे हैं? नेक्स्ट टॉपिक जो है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही है, इनकम टैक्सेस का। यानी अकाउंटिंग के अंदर जहाँ तुम्हें पता है बिजनेस की बात आती है वहाँ तो टैक्स का होना ज़रूरी है, सही है ना। तो जो है बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़े का एरिया है, तो वी शैल बी स्टार्टिंग विद दैट। ये क्विज हो गया, असाइनमेंट। IFRS 9 पास्ट पेपर्स 2020 से 2023 तक के मैं क्वेश्चंस तुम लोगों को निकाल के भी दे दूंगा। IS-41 प्रैक्टिस हैंड आउट 1 एंड हैंड आउट 2 ऑल क्वेश्चंस, इसके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा वैसे मैंने भेजा हुआ भी है ये क्वेश्चन जो है, ये ले लो, सही। इसकी पिक्चर भी तुम लेना चाहते हो ले लो। ये हैंड आउट भी मैंने भेज दिया है, ये हैंड आउट 1 का है, सही है। हैंड आउट ऑलरेडी मैंने ग्रुप पे भेज दिया है, फिर भी आप ले लो, इसकी पिक्चर लेना चाहते हो तो ले लो। सर आगे बढ़ें। सर ये क्विज है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और ये असाइनमेंट है, सही है, जो आप लोगों ने करके आना है, सही है। इसकी भी पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल दो। आज मैं क्लास इसीलिए जल्दी ऑफ कर रहा हूँ सो दैट यू कैन हैव एम्पल टाइम कि जो है सर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो साथ साथ हम लोगों का जो है वो पीछे का रिवाइज भी हो रहा है, असाइनमेंट भी हो रहे हैं, क्विज की भी तैयारी हो रही है, ठीक है ना। तो जो है आई एम श्योर सर आप लोगों को क्लैरिटी है, तो लेट्स कॉल इट अ डे। व्हाट डू यू से? आज यहाँ तक रखें। चलो अपना बहुत सारा ख्याल रखो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, खुदा रहा ये जो मैंने असाइनमेंट दिया है और ये जो क्विज़ दिया है उसको अपने भले के लिए कर लेना, सही है। क्विज़ तो इंशाल्लाह जो है वेडनेसडे को तुम लोगों का होगा और सैटरडे को होगा रिस्पेक्टिवली, फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। तुम लोगों से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है, मैं भी तुम लोगों को दुआओं में याद रखूँगा। अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हो, और जो तुम लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाबी दे, सुरखरू करे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।